जिंदगी में जब भी पिज़्ज़ा सामने आता है उनके हाथ की बेसनी रोटी याद आ जाती है। इतने दिन बेसनी रोटी खाने से मेरा वजूद कुछ भूलने सा लगा था। मुझे लगता है कि हमारा बच्चा पकोड़े जैसी नाक वाला पैदा होगा। सलमान ने एक दिन मुझे छेड़ा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी अम्मा भी बेसनी रोटी खाती थी तुम्हारी पैदाइश से पहले? मैंने जवाबी वार किया तो वो हंस दिया। उसकी हंसी बहुत प्यारी थी। हर नक्श हंसता था। मेरी अम्मा तो शायद पकोड़े ही खाती थी। तुम बताओ, तुम्हारी अम्मा क्या मक्खन बहुत खाती थी? उसने मेरी शफाफ और गोरी रंगत की बिलवास्ता तारीफ की। सलमान, क्या बना तुम्हारे बाहर जाने का? मैंने फौरन बात बदली। यकीन करो ज़ारा, मेरा बिल्कुल जी नहीं चाहता बाहर जाने को। अम्मा अब्बा बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। उसने मेरा हाथ थामकर इल्तिजाइया लहजे में कहा था कि शायद मैं अपनी रट से बाज आ जाऊँ। जब हम वहाँ सेटल हो जाएंगे सलमान, तो अम्मा और अब्बा को भी वहीं बुलवा लेंगे। इस सड़े हुए मुल्क में रखा भी क्या है? वही रिश्वत, सिफारिश, जराइम, रेप, चोरियाँ, डाके, कत्ल और गुर्बत। अम्मा और अब्बा कभी अपने मुल्क को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। ये मुल्क हमारा अपना है, हमारी पहचान है, हमारी शिनाख्त है। इसके बिगाड़ के जिम्मेदार भी हम हैं और इसे संवारने का फ़र्ज़ भी हमारा ही है। तुम फौज में क्यों नहीं भर्ती हो गए सलमान? मैंने तंज किया था। काश हो सकता, कोशिश की थी मगर किस्मत में नहीं था, उसने यासीस तो भरे लहजे में कहकर गहरी सांस ली। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों के बीच रिश्ता कायम रहे तो सलमान, तो अपने बाहर जाने की काविशें तेज़ करना होंगी, इतनी तेज़ कि हमारा बच्चा भी वहीं जाकर पैदा हो। अगर ऐसा ना हो तो इसके वीज़े के हसूल में कई माह बल्कि साल भी लग सकते हैं। इतनी जल्दी क्या है ज़ारा? 4 दिन मेरे अम्मा अब्बा और अपने वालिदैन को अपना पोता या पोती, नवासा या नवासे से खेलने का मौका तो दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे की आँख उसी माहौल में खुले जिसमें उसे हमेशा रहना है। यहाँ तो पैदाइश के वक्त से ही मिसाल का अंबार शुरू हो जाता है। अस्पतालों की हालत ज़ार देखो, बच्चे ही बदल दिए जाते हैं। गलाजत से भरे हुए लेबर रूम, गंदे संदे बिस्तर और बेड। इसलिए तो हमारे सारे लीडर साहिबान अपने इलाज के लिए हमेशा बाहर जाते हैं। ज़ारा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ मगर अल्लाह को जब मंजूर होगा तो कोशिश नहीं बल्कि तेज़ तरीन कोशिश की ज़रूरत है। मैंने ज़ोर देकर कहा। स्वामी का क्या नाम है? मैंने समीर से पूछा। सामी ही है मॉम, उसने बाजार से लहजे में जवाब दिया। सामी तो बिल्लियों का नाम होता है, मैंने मजाकन उसे कहा। उसके सामने न कहिएगा मॉम, उसे बुरा लगेगा, उसने संजीदगी से कहा। जानती हूँ तुमसे मजाक कर रही हूँ। उससे तो तब तक मजाक नहीं कर सकती जब तक उसे तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर लो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। शादी शादी, उसने बुलंद आवाज़ से कहा। क्या हो गया आपको मॉम? मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं उठा सकता किसी की जिम्मेदारी, और ना ही किसी के नखरे बर्दाश्त करने का स्टेमिना है मेरा। तो क्या सारी ज़िंदगी शादी के बगैर ही रहोगे बेटा? मैंने उसके वसीले लहजे के बावजूद रसान से सवाल किया। इस मुल्क में औलादें ज़रा ज़रा सी बातों पर माँ बाप को छोड़कर चली जाती थीं। समीर भी इसी तरह का था। जब उसके साथ कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो अपने स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था, और जब फारिग होता तो वो चंद दिन मेरे साथ भी गुजार लेता। वैसे देखने में अच्छी शक्ल की है सामी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। अपनी चॉइस से ही ऐसी है मॉम, वो हंसा। वैसे उसे शादी का इम्कान नहीं है। क्यों? मैंने हैरत से उसे देखा। क्योंकि वो शादीशुदा है, उसने हंसकर कहा। मैं उसका मुंह देखती रह गई। हलाल और हराम बहुत छोटी सी बात थी उसकी नज़र में। वो तो इखलाकी और गैर इखलाकी के बीच भी फ़र्क भूल गया था। उसका शौहर कहाँ है? मैंने ख्वामख्वाह में एक गैर मुतलका सा सवाल किया। वो इससे खुश नहीं, नाराज़ होकर घर छोड़कर हॉस्टल चली गई है। वो उसे बच्चों की खातिर मना रहा है मगर वो अपनी शराइत मंगवाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान वो तुम्हारे साथ दोस्ती करके वक्त गुजार रही है। मेरे माथे पर पल बढ़ गए। दोस्ती और शादी दो अलग अलग चीज़ें हैं मॉम, आप तो अच्छी तरह जानती हैं। उसने मुड़कर मुझे घूरा। मैं सटपटा गई। क्या फ्लेवर लेंगी आप आइसक्रीम में? कोई भी नहीं, कल वाली कोल्ड ड्रिंक से ही मेरा गला पकड़ा गया है, सोजिश है और बुखार भी महसूस हो रहा है। मैंने कहा। एक स्कॉप ले लें मॉम, कुछ नहीं होगा। मैं अकेला खाता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? उसने ज़बरदस्ती से एक स्कॉप वाली कॉर्न मुझे पकड़ा दी। ये क्या फ्लेवर है? मैंने सवाल किया। कॉर्न निस्फ हो गई थी और मुझे इसका जायका ही महसूस नहीं हो रहा था। स्ट्रॉबेरी है मॉम, आपका पसंदीदा। मुझे तो इसमें कोई जायका ही नहीं आ रहा स्ट्रॉबेरी का। मैंने बदले नुखास्ता बाकी कॉर्न को ख़त्म किया। आप मुझे डिस्टर्ब लग रही हैं मॉम। परफ्यूम की दुकान पर आपको खुशबू नहीं आ रही थी, आइसक्रीम में आपका जायका नहीं आ रहा। कहीं आपकी सारी हिस्से किसी हादसे से मुतासर तो नहीं हो गई? लगता तो ऐसा ही है, मैंने भी उससे मज़ाहिया अंदाज में कहा। रात को पिज़्ज़ा मंगवाया था, उसमें भी मुझे कोई जायका नहीं आया। सब्जियों वाले पिज़्ज़े में मॉम क्या जायका होगा? कोई चिकन या बीफ पिज़्ज़ा हो तो इसका जायका होता है। तुम्हें मालूम है समीर कि मैं हलाल और हराम के बारे में कितनी मोहतात रहती। मैंने नाराज़ी से उसे घूरा। हारून अंकल की फैमिली वापस आ गई है पाकिस्तान से कि नहीं? उसने फ़ौरन सवाल किया। मुझे लगा कि वो मेरी और हारून की दोस्ती को हराम कहकर मेरे मुंह पर मेरी तजलील कर रहा है।
बेवकूफ़ क्या समझता है कि हमारे बीच कैसी मुक़द्दस दोस्ती थी, कैसा साफ ताल्लुक़ था। इतना कम अरसा रह गया है बच्चे की पैदाइश में। अम्मा को जब से मालूम हुआ कि हमारे यहाँ बेटा यानी उनका पोता आने वाला है, वो दिन रात गिन गिन कर वक्त गुजार रही थी। उन्हें हम उनके पोते के पहले लम्हे से महरूम कर दें। सारा सलमान ने मुझे बताया था कि हमारे वीज़े लग गए थे। हम दोनों को इतने अरसे का वीज़ा मिला था जितनी हमारे पासपोर्ट की मियाद थी, यानी 4 साल। काश कि हम नए पासपोर्ट बनवा लेते, उस सूरत में 5 साल का वीज़ा लग जाता। सलमान ने अपने काम और मेरी पढ़ाई का वीज़ा लगवाया था, मुझे किसी कोर्स में दाखिला दिलवाया था। मेरा कोई इरादा नहीं था कि वहाँ जाकर पढ़ाई करूँ। मुश्किल से पढ़ाई से जान छूटी थी। जब शादी हुई तो अब दोबारा इस चक्कर में कौन पड़ता। मुझे कुछ नहीं पढ़ना वढ़ना वहाँ पे। मैं अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने जा रही हूँ, आज़ादी से सांस लूँगी, अपने बच्चे के साथ घूमूँ फिरूँगी, दुनिया देखूँगी। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ ज़रा। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, परदेस की ज़िंदगी बड़ी मेहनत और मुशक्क़त है। मेरे जो भी जाने वाले बाहर गए हैं वो हमेशा यही कहते रहते हैं कि अपने देश में थोड़ी खा लो मगर सुकून है। परदेस में सुकून है न खुशी। दिन रात मेहनत करके जो कुछ कमाते हैं वहीं खर्च हो जाता है। परदेस तो एक गोरख धंधा है, जो इसमें उलझ जाता है वो डोर का सिरा नहीं पाता। इसके लहजे में उदासी थी। तुम इतने बुकरात ना बनो, खुश हो जाओ कि हम जल्द ही बाहर चले जाएंगे और ये तुम्हारे हाथ से दोस्त खुद तो बाहर जाकर ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तुम्हें और दूसरों को मना करते हैं। सोच लो ज़ारा, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने फ़ैसले पर पछताएं। मैं हरगिज़ नहीं पछताऊंगी और ना ही तुम्हें पछताने दूंगी। फ़िक्र ना करो, जल्द ही हम अम्मा और बाबा को भी वहाँ पर बुला लेंगे। फिर पाकिस्तान में हमारे लिए क्या कशिश रह जाएगी। तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे बहन भाई, क्या तुम इन सबको मिस नहीं करोगी। वो सब इस काबिल हैं कि हमें वहाँ आकर मिल सकते हैं। अच्छा है, हम सबको भी घूमने और दुनिया देखने का बहुत शौक है। ऐसे बहाने वो हमारे पास आ जाया करेंगे और हम उनके साथ मिलकर बाकी मुल्कों की सैर को भी जाया करेंगे। खुशी मेरे चेहरे पर लश्कारें मार रही थी। उस घुटे हुए फ्लैट में एक छोटा सा कमरा है। पूरे फ्लैट में 3 कमरे थे। एक गुसल खाना, निचली मंजिल पर टीवी लाउंज और डाइनिंग रूम। किचन भी निचली मंजिल पर था। किचन और गुसल खाना 3 जोड़ों और निचली मंजिल जानवरों के बाड़े की तरह ठूंसे हुए 12 लोगों के लिए इतने छड़े थे। और फिर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नीचे ही ना जाती थी। सलमान ने अपने पास मौजूद रकम से एक टोस्टर और चाय बनाने के लिए बिजली से चलने वाली एक सस्ती सी केतली ले ली थी। 2 प्लेटें, 2 मग, 2 गिलास, 2 चम्मच और सालन डालने के लिए एक डोंगा लिया। तो हमारे पास बहुत से पैसे कम हो गए थे। जो बच्चे की पैदाइश पर भी कुछ ना कुछ तो खर्च होना था। बच्चे की तैयारी भी करना थी। पाकिस्तान से आते हुए मैंने उन चीज़ों को हकीर समझकर छोड़ दिया जो मेरी माँ और सलमान की माँ ने हमें पोते और नवासे के लिए बना के दिए थे। अगरचा एक कमरे की दुनिया में मेरा दम घुटता था, मगर इस दुनिया का इंतखाब मेरा अपना था। अब जाए मानदन न पाए रफ्तन वाला मामला था। इन कमरों में सरगोशी की आवाज़ भी पूरे घर में आती थी।